एसेंशियल है। काउंसिल जो हमारा दूसरा हाउस है वो होगा या नहीं होगा, उस पे कहानी होती है। अगर काउंसिल भी है, अगर हमारा असेंबली भी है, दोनों है, तो ये बन जाएगा हमारा बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब है दो हाउस। जब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से अपना पॉलिटी, जहां आपको मैं पढ़ाऊंगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां आप देखोगे कि ये बाई कैमरलिज्म ये हमने कौन से देश से लिया था, कौन से देश से बोरो किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपको पता है तो बता दो। सॉरी, यूके से लिया था पक्की बात? सारे ना सही कह रहे हो। सारे ना पता क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज है? सारे नु, सारे ना, पंजाबी नहीं यार, सारे ना हरियाणा का है, सब मिक्स है। चलो ठीक है। तो ये दो तरह के हाउस हैं, काउंसिल जहां होगी, जहां असेंबली होगी, इनको हम बोलेंगे बाई कैमरल। करेक्ट, ओके चलो। तो यहाँ देखो वही सेम चीज है भाई, इसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने। अगर आप किसी ऐसे राज्य में रहते हो कैपिटल सिटी में, तो वहां पे विधानसभा मार्ग होते हैं, है ना। विधानसभा कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। सेम कहानी जैसे हमारे लोकसभा के लिए थी। जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं लोकसभा के लिए, वही वही चीजें यहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टेट असेंबली के लिए। हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे जनता डायरेक्टली चूज करके भेजती है, डायरेक्ट इलेक्ट करके जनता आपको यहाँ पे भेजेगी। तो ज्यादातर जो हमारे राज्य है उसमें कौन सा सिस्टम है? यूनिकैमरल सिस्टम है, यानी कि सिंगल हाउस साथ में गवर्नर साहब, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे हाउस जहां पे हमारा बाई कैमरल आपको मिलेगा, यानी कि दोनों हमारे वहां पे हाउसेस मिलेंगे। वो राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वो राज्य हैं हमारे जहां पे आपको असेंबली तो मिलेगी मिलेगी, जो कि हर राज्य में आपको मिलेगी असेंबली, लेकिन असेंबली के साथ साथ आपको यहाँ पे काउंसिल भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखो जरा, असेंबली के साथ साथ आपको यहाँ पे काउंसिल भी मिलेगी इन राज्यों में। ठीक है, ये हमारे टोटल 6 राज्य हैं। ध्यान रखो यहाँ पे हमारा ओडिशा नहीं है। लोगों को लगता है कि सर ओडिशा भी है क्या, लेकिन ओडिशा यहाँ पे नहीं है। ओके, इस बात को याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, सेकंड चैम्बर बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डरली बोलते हैं, सेम एज राज्यसभा। और अगर आप एज लिमिट की बात करोगे वो भी सेम मिलेगा। लोकसभा में एज लिमिट क्या थी चूज होने की? 25। यहाँ क्या है असेंबली में? असेंबली में भी आपकी 25 होती है। राज्यसभा में क्या थी एज लिमिट चूज सेलेक्ट होने की? 30। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 30। काउंसिल में तो जो चीजें आपने पढ़ी है राज्यसभा के लिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रू होती है, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। जो चीजें आपने पढ़ी हैं लोकसभा के लिए, वो चीज यहाँ पे ट्रू होती है, राइट। तो बाई कैमरल में क्या होता है? दोनों हाउस होते हैं और साथ में गवर्नर साहब भी होते हैं। बिकॉज यू ऑल नो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और स्टेट जो हमारा लेजिस्लेचर होता है उसके पार्ट हमारे कौन होते हैं? उसके पार्ट हमारे गवर्नर साहब या गवर्नर साहिबा भी हमारी होती है। ठीक है, तो इतनी चीज जरा ध्यान रखो यहाँ पे क्या है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ये जो हमारा बाई कैमरल हाउस है, ये जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राइट, इसके लिए क्या करना होता है? कौन कौन बना सकता है इसको? क्या बन सकता है क्या, या पहले से ही होता है? लेकिन आपने भी देखा है कि जम्मू कश्मीर में सब हट गया या किसी और राज्य में आ गया, तो ये कैसे होता है? इसके लिए भाई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही है जिसके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमारा काउंसिल, राइट, काउंसिल हमारा बना सकता है उसको, या मतलब ये तो अबॉलिश कर सकता है, तो बना सकता है। दोनों ही काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली से आपको एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा, राइट। वो रेजोल्यूशन हमारा स्टेट असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, राइट, और उसके बाद आके पार्लियामेंट से हमारा पास होगा, तब जाके इस चीज को हम मानेंगे। फिर से देखो, यहां मैं लिख दे रहा हूं, गुड मॉर्निंग। सॉरी, यहाँ पे कहीं जगह है क्या? कहाँ लिखूं? नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैंने आपको सिखाया अभी तक और आपने पढ़ा भी है कि भाई हमारे जो डुअल हाउस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई कैमरल, ठीक है, डुअल हाउस, ये कौन बना सकता है? राइट, पहली बात तो जिन राज्यों में है वहां से एबॉलिश कौन कर पाएगा? पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिन राज्यों में नहीं है वहां पे क्रिएट कौन कर सकता है इसको? दोनों चीजें अलग। तो दोनों ही पावर किसके पास है? दोनों ही पावर हमारे पार्लियामेंट के पास। दोनों ही पावर हमारे वाला किसके पास है? दोनों ही पावर हमारी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। करेक्ट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एवोल्यूशन हो या क्रिएशन हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का राज्यों में, राइट, ये पावर दे रखी है किसको? पार्लियामेंट को दे रखी है, राइट, कि आप चाहो तो बना लो। लेकिन इसके लिए जो उस पर्टिकुलर राज्य की असेंबली है, उस राज्य की, उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाई स्पेशल मेजोरिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर आज के दिन ओडिशा में, या फिर मान लेते हैं मणिपुर में, या फिर मान लेते हैं तमिलनाडु, या फिर मान लेते हैं हमारा कहां पे, हरियाणा में, ठीक है, मान लो हरियाणा, हरियाणा सरकार चाहती है, हरियाणा की लोग चाहते हैं कि भाई हमारे राज्य में भी काउंसिल होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हरियाणा की जो असेंबली है, ध्यान से देखो, हरियाणा की जो असेंबली है वहां से आपको इस चीज को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, राइट। यानी कि वहां पे लोग 2/3 लोग एग्री करें कि हाँ भैया हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में काउंसिल भी हो। जब ये चीज होने के बाद फिर आएगी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट को हमारे स्पेशल मेजोरिटी से पास करने की जरूरत नहीं है, ये चीज सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा पार्लियामेंट, और उस राज्य में बन जाएगा हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर से देखिए, अगर काउंसिल बनाना है आपको किसी राज्य में, तो वो राज्य की जो असेंबली है, वो असेंबली स्पेशल मेजोरिटी से पास करके प्रपोजल भेजेगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट उस चीज को सिंपल मेजोरिटी से भी अगर पास कर दे, राइट, सिंपल मेजोरिटी से पास करने का मतलब क्या है कि ये चीज आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर वो चीजें आती हैं जो आप पास करते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, जो कि मोस्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको चेंज करना है तो वो सब आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे राज्य की जो सरकार है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करे, लेकिन सेंटर में आके अगर वो सिंपली हमारा सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम पास मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। सेम गोज विद एबोलिशन। दोनों चीज क्लियर? हाँ जी भैया, बनाया नहीं ना हमजा जी?
बना सकते हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं। बना सकते हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं दोस्त। सर जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड स्पीकर करते हैं, बट स्पीकर के एब्सेंट पे डिप्टी स्पीकर करते हैं। बट डिप्टी स्पीकर के एब्सेंट में कौन करता है? डिप्टी चेयरमैन करेंगे राम जी हमारे राज्यसभा के, ध्यान रखना। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं करते हैं। ये पूछ सकता है, आपको ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन है जो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कर सकता है, राइट? उसमें एक ऑप्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को, कैन नॉट प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग। और एक बात और ध्यान रखना, राज्यों में, स्टेट में, स्टेट में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, नो जॉइंट सिटिंग, ठीक है? राज्यों में जहां जहां दो हाउस है भी, वहां भी दो हाउस, दो वो नहीं होते, ठीक है? नहीं, यहाँ रिकमेंडेशन क्या लगेगी रश्मि जी, राइट? तो ये एबॉलिश कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, वो आपको बताया। वो पर्टिकुलर राज्य आपको प्रपोजल भेजेगा स्पेशल मेजोरिटी से, राइट? अभी वेस्ट बंगाल में हुआ था, अगर आपने न्यूज़ देखा है तो। उसके बाद पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से इस चीज को पास करना होगा, तब जाके हमारा ये हो पाएगा। ये प्रोसेस है इसको बनाने का, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूं जॉइंट सिटिंग की, तो यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होती है राज्यों में, करेक्ट? जैसे राज्यों में कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं आएगा, वैसे ही कोई भी जॉइंट सिटिंग भी अलाउड नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें सेम लगेंगे, रिवीजन ही है पार्लियामेंट पढ़ने के बाद, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है सीट्स कितनी होंगी, राइट? यहाँ पे आप राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स याद रखिए, बंटवारा कैसे हुआ था वो याद रखिए, है ना? इलेक्शन कैसे होता है वो याद रखिए, करेक्ट? इलेक्शन किस मेथड से होता है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, किससे पूछूं? हाँ जी, उमाकांत, अनम्यूट करो प्लीज। उमाकांत, प्लीज अनम्यूट सर। हाँ जी, पार्लियामेंट से होगा निकिता जी, अबॉलिश भी। बस सुदर्शन भाई बेनिफिट है यार, सुंदराम। और कोई बेनिफिट क्या है? चेक रखता है बस, यही है लोअर हाउस के ऊपर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कहाँ से हो? सर ओडिशा। सॉरी? ओडिशा। ओडिशा, ठीक है। यार मुझे ये समझाइए आप जरा कि ये जो हमारा इलेक्शन होता है राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए, दोनों जगह इलेक्शन किस मेथड से होता है? दोनों की नींव क्या है? सर राज्यसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट। हम्म, ओके। सर फॉर लोकसभा हम्म, पोस्ट पास्ट लिस्ट। ओके, ठीक है, गुड, चलेगा, चलो वेरी गुड। ओके, आगे आते हैं। तो टोटल सीट्स कितनी होंगी? अब राज्यसभा में सीट्स कितनी है, लोकसभा में कितनी है, हम सबको पता है। लेकिन राज्यों का क्या, राज्यों में कितनी सीट होंगी, इस चीज को जरा आपने को समझना है, ठीक है? तो ये सीट मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, ये फिक्स किया गया है। कैसे फिक्स किया गया है? देखो यहाँ पे मैक्सिमम सीट हमारी हो सकती है 500, 500 सीट ही हमारी मैक्सिमम हो सकती है किसी भी राज्य में। और आज के दिन मैक्सिमम कहां पे है? यूपी में है, कितनी? 403। मैक्सिमम कहां है? यूपी में है, 403। लेकिन मैक्सिमम हो कितनी सकती है किसी भी राज्य में? 500 ही हो सकती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हमारी 60 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है, राइट? इलेक्शन कैसे होता है? सिंपल तरीका अपना जो हम यूज करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो बालक 18 साल के ऊपर है वो चुनाव में जाके वोट कर सकता है। यही सेम लोकसभा में होता है, जिसको आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हो वहां पे, राइट? वोटिंग एज क्या है? अगर आप 18 साल के हो तो आप वोट कर सकते हो। पहले ये हमारी वोटिंग एज 21 साल की थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट में 1988 में हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, 21 से 18 कर दिया है, ठीक है? तो स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। ये अब हट चुका है, पहले ये था, लेकिन जिससे आपने लोकसभा वाला हटाया था 104th अमेंडमेंट, उससे हमारा ये भी हट चुका है। 104th अमेंडमेंट से हमने एक काम और किया था, क्या आप बता सकते हो कौन सा, क्या काम था वो, जल्दी? 104th अमेंडमेंट से हमने एक काम और किया था। चार्जिंग में लगाता हूँ, अबे एंग्लो इंडियन तो मैंने ही बता दिया। तुम क्या बता रहे हो? मैंने पूछा एक और कौन सा काम किया है, ठीक है, गुड। एस सी एस टी के लिए रिजर्वेशन हमने 2030 तक बढ़ा दिया है, वेरी गुड। जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड के लोग हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन 2030 तक बढ़ा दिया है, वोट से वो भी हुआ था। तो मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 60 है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मिनिमम से कम है, जहां के लिए अलग हमने कर रखा है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। एट द एंड आप जो सीट्स का बंटवारा करते हो, आपने पढ़ा है पार्लियामेंट में, हम किसके बेसिस पे करते हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पे, राइट? कि हमारा किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन होगी, उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, करेक्ट? तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम करते हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो छोटे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, यहाँ पे जो मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है वो 30। ये तो आज के दिन स्ट्रेंथ कितनी है आपको ये बताया गया है, राइट? आज के दिन कितनी स्ट्रेंथ है आपको ये बताया गया है, राइट? लेकिन जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम 60 जो आपने पढ़ा है, यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ पहले, वरना आप कंफ्यूज होंगे। उसके बाद फिर इसको देखो, देखो स्ट्रेंथ हमारे असेंबली की कितनी हो सकती है, समझते हैं इस बात को। मैक्सिमम ये फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन से, मैक्सिमम 500, और मिनिमम लोग हो सकते हैं 60। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस चीज को लेके, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे इसको, इससे अलग चीज बनाई गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा, ये तीन हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पे जो हमारा मिनिमम नंबर है वो फिक्स्ड है 30 पे। यानी यहाँ पे मिनिमम 60 से कम करके हमने 30 किया है। ध्यान रखना, ये मिनिमम स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही। जैसे बाकी राज्यों में क्या है कि मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं, लेकिन इन तीन राज्यों के लिए मिनिमम हमारा है 30। वहीं पे मिजोरम के लिए है मिनिमम 40 और नागालैंड के लिए है 46। मिजोरम के लिए मिनिमम सीट्स है 40 और नागालैंड के लिए है मिनिमम सीट 46।
राइट। तो ये ध्यान रखो जरा, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और सिक्किम और नागालैंड में तो ये भी कहानी है, सिक्किम हमारा हो गया और नागालैंड हो गया, यहाँ पे तो ये भी कहानी है कि कुछ लोग हमारे इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं असेंबली में, राइट, जो कि आपको किसी बाकी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारी सिक्किम की असेंबली है और साथ में नागालैंड की असेंबली है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, राइट। ये मैं एंग्लो इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा, क्योंकि वो ऐसा हमारा राज्य है जहाँ पे हमारे वो ट्राइब्स लोग रहते हैं जिनको हमें रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, ठीक है। ये है वहां पे। फिर से देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ, इन तीन राज्यों में मिनिमम स्ट्रेंथ इज नॉट 60 बट 30, और इन दोनों राज्यों में 40 और 46, करेक्ट। ये है मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है इन राज्यों में। अब आज के दिन कितनी स्ट्रेंथ है वो तो आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। शायद चेंज अगर नहीं हुआ है तो सिक्किम में 32 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 60 है। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज कितने हैं वो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनिमम कितने हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मिनिमम हो सकते हैं 30, लेकिन आज के दिन कितने हैं, 40 यहाँ है, यहाँ 32 है, यहाँ आपके 40, ओके, ध्यान रखना। चलिए, सिस्टम ऑफ सीट एलोकेशन कैसे किया है, दोबारा पढ़ोगे क्या इसको? अमेंडमेंट आपको याद होंगे, 84 से हमने क्या किया था, 87 से क्या किया था, सेम ही तो है भैया जी। राज्यों की सीट्स भी तो वैसे ही बटेंगी, कौन कौन सी हमारी टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसी सेम हमारे डिलिमिटेशन एक्ट से जो 4 बार आ चुका है, 52 में आया था, 62 में आया था, 72 में आया था, 2002 में आया था, उसी से हमने अपनी सारी कंस्टिट्यूंसीज जैसा हमने पढ़ रखा है वैसा हमने फ्रीज कर रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी, ये देखिए फिर से इसको बढ़ा दिया गया है 2030 तक के लिए, सेम, कुछ भी आपको दोस्त अलग नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज आपने पढ़ी है पार्लियामेंट में, ये पढ़ा है ना, इधर देखो, 84th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, लिख के पढ़ाया था हमने, बहुत टाइम लगाया था इसमें समझने में, पढ़ा है ना। चलो ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा मैं, दोबारा बता दो, पढ़ना नहीं, रिवीजन नहीं करना होता। चलो आगे। तो ये थे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली की कहानी दोस्त, कि हम वहां पे कैसे करते हैं, ठीक है। अरे 87 अमेंडमेंट से ये हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम डेलिमिटेशन 1991 के बेसिस पे कर रहे थे, अब उसको हम 2001 के बेसिस पे करेंगे, क्यों? क्योंकि 2001 का सेंसस आ चुका था, बस यही था। Okay. देखिए, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, तो आपने अभी देखा यार कि हमारे असेंबली में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। काउंसिल में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ध्यान रखना। काउंसिल की स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका यूपी है। यूपी में हमारी सीट्स हैं 403, लेकिन राज उसमें असेंबली उसमें काउंसिल में केवल 100 सीट है, काउंसिल में केवल 100 सीट, मतलब कि 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम डेफिनेटली हो सकते हैं, और मिनिमम 40, ठीक है। मिनिमम 40 और मैक्सिमम हमारी जो उसकी उस राज्य की असेंबली है उसकी 1/3 स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम, अगर किसी राज्य में हमारी 300 सीट है तो 100 सीट से ज्यादा नहीं हो सकते काउंसिल में, राइट। कम आप कर सकते हो, पॉइंट ये है कि 40 से लेके 1/3 जो स्ट्रेंथ होगी असेंबली की, उसके बीच में आप कोई नंबर भी रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा है उससे कम नहीं, ठीक है। ये देखिए, इट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट और अबॉलिश, जो मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 169 में, कि अबॉलिश करना है तो वो भी पार्लियामेंट करेगा, क्रिएट करना है वो भी पार्लियामेंट करेगा, दोनों ही काम किसका है, पार्लियामेंट का ही काम है। ये चीज मेंशन है आर्टिकल 169 में। इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज द सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैसे? वही हमारा सेम आता है, डेलिमिटेशन कमीशन वगैरह आएगा, राइट। उसके बाद आप चेंज करोगे असेंबली की सीट्स में, तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो अपनी काउंसिल की सीट्स, ठीक है। तो ये सिंपल से प्रोसेस है यहाँ पे, जो पार्लियामेंट में आपने पढ़ा है दोस्त, वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। एबोलिशन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है, पहले ही सर जी आपको पढ़ा दिया है मैंने, कुछ नहीं है यहाँ पे। गवर्नर साहब का रोल क्या है, गवर्नर को यार क्या है ना, गवर्नर हो चाहे हमारे चाहे प्रेसिडेंट हो, इन सब का रोल बस वो एक सजेस्टिव नेचर होता है, रिकमेंडेशन वाला नेचर होता है, राइट। कि हाँ ठीक है, आप बोलोगे प्रेसिडेंट साहब इसको हम कर रहे हैं, बोलेंगे कर लो, राइट। तो ये हर चीज में ही आप इसको बाय डिफॉल्ट समझ सकते हो कि कोई भी चीज अगर इस लेवल की हो रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब इन्वॉल्व होंगे, राइट। लेकिन करने वाला कौन होगा, करने वाला हमारा पार्लियामेंट ही होने वाला है, ठीक है। पार्लियामेंट ही पास करेगी, और राज्यों को पास करना है 2/3 मेजोरिटी से, विच इज स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन पार्लियामेंट आपका सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा, ठीक। चलो, तो यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है क्या? सर अगर यूपी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो क्या सीट्स 500 से ज्यादा हो सकती है? आकाश, दोबारा अगर डिलिमिटेशन एक्ट आता है तो वो सब कुछ चेंज करेगा। देखो, हमने आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज के दिन जो हमने सीटों का बंटवारा कर रखा है भाई, वो 1971 सेंसस के बेसिस पे है। अगली बार जो सेंसस आएगा डेफिनेटली चेंज होगा, आज नहीं तो कल चेंज करना ही पड़ेगा यार, राइट। अभी तो हमने 2026 तक फ्रीज कर रखा है, लेकिन उसके बाद हमको चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। चलिए, तो हमारा लोकसभा में चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट। राज्यसभा में कैसे होता था, जो हमारे स्टेट के इलेक्टेड लोग थे असेंबली के, वो लोग वोट डालते थे, अगर आपको याद है तो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। वैसे ही इस राज्यों में जो काउंसिल है हमारी और जो हमारी असेंबली, असेंबली में कैसे होता है चुनाव, असेंबली में हमारा चुनाव होता है डायरेक्ट वोटिंग से। लेकिन काउंसिल में कैसे होता है चुनाव मेरे भाई, इस चीज को समझो, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, यहां पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, राइट। सॉरी, काउंसिल में हमारा इलेक्शन कैसे होता है, देखो राज्यसभा में कैसे होता था वो हमको पता है, बट काउंसिल में कैसे होता है जरा इस चीज को समझते हैं। काउंसिल में यार जितने लोग हैं उनमें से, ध्यान देना, उनमें से 1/3 लोग को चूज करते हैं लोकल बॉडी। एक बार मैं इसको पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1/3 लोग कहां से आते हैं, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, यानी कि लोकल लेवल पे, लोकल हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज वगैरह वहां से आते हैं, लोकल बॉडीज से चूज होके 1/3 लोग आते हैं। दूसरा दूसरा हमारा होता है 1/3 लोग हमारे असेंबली के जो लोग हैं, जो लोग हमारे असेंबली के लोग हैं, वो लोग क्या है, वो लोग इलेक्ट करते हैं, राइट, इलेक्टेड बाई पीपल ऑफ असेंबली, इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक है। तो ये हो गए 2/3। अब बाकी जो बचा है थर्ड, उसमें से हमारा 1/12 लोग,
1/12 लोग वो होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं 3 ईयर उस पर्टिकुलर राज्य में, अगर उनको रहते हुए हो चुका है, राइट, 3 साल अगर उनको उस पर्टिकुलर राज्य में रहते हुए हो गया है, तो जो ग्रेजुएट हैं, राइट, जो लोग ग्रेजुएट हैं उनमें से भी 1/3 लोग आ जाते हैं। फोर्थ, 1/12 लोग कहां से आते हैं? 1/12 लोग आते हैं आपके टीचर्स, जो 3 साल उस पर्टिकुलर राज्य में 3 साल से टीचिंग, सरकारी टीचिंग ऑब्वियसली टीचिंग में है 3 साल से ज्यादा, राइट, तो वो आ जाएंगे हमारे फ्रॉम टीचिंग। सेम यहाँ पे भी है 3 साल से ज्यादा। ओके, और कितना बचा? 1/3 हो गया 2/3, 1/12 1/12 हो गया 2/12 यानी कि 1/6। टोटल कितना हो गया ये? 4 + 1 5/6। तो 5/6 पोर्शन हमने इलेक्ट कर, सॉरी यहाँ पे कैसे आएंगे वो हमने देख लिया। जो बाकी हमारे 1/6 बच रहे हैं वो 1/6 को गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं। जैसे राज्यसभा में प्रेसिडेंट साहब 12 लोग को नॉमिनेट करते थे, वैसे ही राज्यों में क्या होता है, गवर्नर साहब 1/6 लोगों को नॉमिनेट करते हैं इन काउंसिल। ये है पूरा प्रोसेस कैसे यहाँ पे चुनाव होता है। फिर से देखिए, राइट, जो राज्यों में एमएलसी इसी को बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो जो एमएलसी अगर आपको बनना है तो इसमें जो टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उस स्ट्रेंथ का 1/3 लोग कहां से आएंगे? लोकल लेवल पे आपका चुनाव होता है, लोकल लेवल पे चुनाव होता है, वहां से आते हैं। 1/3 लोगों को असेंबली के लोग ही इलेक्ट करेंगे जो खड़ा होता है। 1/12 लोग हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, कोई भी ग्रेजुएट है जो खड़ा हो सकता है। हाँ, 3 साल आप उस राज्य के में आप गुजारे हो, वहां आप रहते हो, 3 साल कम से कम हो। चौथा है 1/12 लोग जो टीचर हो, राइट, मैं नहीं, हमारे गवर्नमेंट टीचर, जो हमारे गवर्नमेंट टीचर होंगे सेकेंडरी लेवल है उसके ऊपर, वो जो टीचर हमारे होते हैं, अगर वो 3 साल से वहां रह रहे हैं तो ही और शी इज एलिजिबल टू कंटेस्ट। अगर आपके परिवार में कोई भी टीचिंग फील्ड में है, क्या आपने कभी आपके घर में कार्ड दिखा होगा, डायरी मिलती है सबको जिसमें जो खड़ा होता है उस वो अपना नाम लिखवा के देता है, आपका समर्थन है ना। टीचर्स भी खड़े होते हैं भाई एमएलसी के चुनाव में, है ना, अगर पता है आपको तो। मतलब सर किसी को भी लोकल बॉडी से उठाकर नहीं, वहां पे इलेक्शन होगा सम्राट जी, ऐसे उठा के कैसे बना दोगे? क्योंकि मेरी मम्मी है, पापा भी थे, इसलिए मुझे पता है ये ठीक है। अच्छा, आपके राज्य में काउंसिल ही नहीं है ये भी बड़ा दुख है। असेंबली और काउंसिल में क्या अंतर है? दो अलग हाउस है भाई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। ओके, आप राजस्थान से हैं, कोई बात नहीं, फिर से देख लो, राइट, फिर से देख लो। पार्लियामेंट के लिए नहीं, मैंडेटरी नहीं है सर जी, मैंडेटरी नहीं है। देखिए जरा यहाँ पे एक सेकंड, देखिए काउंसिल में क्या है हमारा, काउंसिल में यार हमारा जो चुनाव होता है, राइट, जो लोग हमारे काउंसिल में आते हैं वो कैसे आएंगे? असेंबली में कैसे आएंगे? हम लोग जाएंगे, वोटिंग करेंगे, अपने विधायक जी को चूज करेंगे, खत्म। बट काउंसिल में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, ध्यान रखना, राइट। यानी कि कैसे वोट होगा, हम किसी और को चूज करेंगे और वो फिर उनमें से हमारा आएगा। जैसे मान लो 1/3 लोग आएंगे लोकल बॉडी से। अब लोकल बॉडी का मतलब क्या है आपका? यार चुनाव होता है, कभी अगर आपने पंचायत का चुनाव देखा है अपने राज्य में, तो पंचायत के चुनाव के साथ साथ ना इसका भी चुनाव होता है, या फिर कभी अलग से भी होता है। अब ये वही राज्य वाले समझ पाएंगे जिन राज्य में हमारा काउंसिल है, जहाँ पे काउंसिल ही नहीं है वहाँ पे आप क्या ही आप समझ पाओगे उसको। लेकिन बस आप ये देख लो कि 1/3 लोग इसमें से लोकल बॉडी से आते हैं, 1/3 लोग ही आते हैं फ्रॉम मेंबर ऑफ असेंबली, असेंबली से आते हैं। 1/12 ये दोनों अगर समझ में नहीं आया है, ये बस ये है कि इनको केवल ग्रेजुएट ही चूज करेंगे, इनको केवल टीचर से ही चूज करते हैं। जितने भी आपके सरकारी टीचर हैं सेकेंडरी या उससे ऊपर लेवल के, वो अलग अलग लोग खड़े होते हैं, अलग अलग लोगों को वोट करते हैं और उसमें से मैक्सिमम वोट जिसको मिलता है 1/12 सीट, मान लो अगर 120 सीट है टोटल, तो उसमें से हमारी 1/12 उसकी 10 सीट कहीं ना कहीं, राइट, 10 सीट हमारी टीचर्स को जाएगी। जो लोग हमारे उस पर्टिकुलर राज्य में टीचिंग कर रहे हैं, सरकारी टीचर, वो लोग इस चीज को करेंगे। अरे बस वो भी नेता ही होते हैं यार, तुम क्या लग रहा है ऐसे किसी चीज को बना देंगे क्या? टीचर के भी नेता होते हैं वो, राइट, और उनका मेन क्या होता है, टीचिंग के लिए हम ये अच्छा कराएंगे, वो अच्छा कराएंगे, सैलरी इतना करवाएंगे, बहाली करवाएंगे, तरह तरह की प्रोमिस वहां पे होते हैं। तो ये है हमारा, ऐसे होता है। अब टोटल कितना हो गया? 5/6, 1/6 जो हमारा बच रहा है उनको गवर्नर साहब हमारे नॉमिनेट करता है। ये है पूरा कैसे हमारा काउंसिल का चुनाव होता है। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, 1/3 लोगों को लोकल बॉडीज चूज करेंगे, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह हो गए। 1/3 को चूज करेंगे मेंबर ऑफ असेंबली, 1/12 को चूज करेंगे ग्रेजुएट्स जो 3 साल वहां पे रिसाइडिंग हो, 1/12 को टीचर्स जो कि वहां पे सेकेंडरी स्कूल या उससे ऊपर लेवल के हो, राइट, जो कि वहां पे 3 साल से उस पर्टिकुलर राज्य में रह रहे हो, खत्म। और बाकी 1/6 को आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, इन सभी फील्ड्स में हमारे गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं। 1/6 मेंबर को करेंगे नॉमिनेट। क्या असेंबली में भी नॉमिनेट करेंगे? क्या नहीं करेंगे? पहले था हमारा नॉमिनेट करने का एंग्लो इंडियन का, लेकिन राइट नाउ उस चीज को हमने क्या की है, उस चीज को भी हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। बस बाकी मेरे भाई सब कुछ सेम है। स्पीकर वगैरह आप चाहो तो देख लो। ये है हमारी कंटिन्यूस चैम्बर, असेंबली नहीं होती, काउंसिल होती है। 5 साल इसका टर्म है, जब भी गवर्नर साहब चाहेंगे डिसॉल्व कर देंगे, जब सरकार के पास नंबर नहीं होंगे। इमरजेंसी क्या है अभी आप पढ़ोगे इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर, परेशान मत हो अभी क्या है, राइट। क्या होगी काउंसिल ड्यूरेशन? कंटिन्यूस बॉडी है, जैसे राज्यसभा है, कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन 1/3 लोग हर दूसरे साल में रिटायर होंगे। टर्म फिक्स नहीं है, लेकिन 1/3 लोग हर दूसरे साल में रिटायर होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे इस लॉजिक के हिसाब से तो टर्म कहीं ना कहीं 6 साल आपको मिल जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब इसके आगे आप मुझसे पूछो कि सर आपने यहाँ नहीं पढ़ा है स्पीकर ऑफ असेंबली के बारे में, इतना मारूंगा, सब कुछ सेम है भाई ठीक है, वही चीज है। स्पीकर जो होगा उन्हीं मेंबर में से आएगा। जब तक असेंबली चल रही है तब तक स्पीकर रहता है, जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती उसकी पहली मीटिंग के पहले तक हमारे स्पीकर साहब होते हैं। कास्टिंग वोट भी होता है, राइट, कास्टिंग वोट भी होता है। ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं डिप्टी स्पीकर को, ओके। अब इनको रिमूव करने के लिए भी रिमूव कर सकते हैं। ये 14 डेज का इनको हम देंगे एक नोटिस और मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको हम रिमूव कर देंगे। क्या करते हैं ये एडमिन है हमारे, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं हाउस में, और क्या करते हैं, हाँ जी क्या करेंगे, एडजॉर्न करते हैं हाउसेस को, राइट। अगर कोरम नहीं है तो एडजॉर्न कर देंगे। कोरम का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम 1/10, राइट। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, लेकिन जब इक्वलिटी ऑफ वोटिंग होगी कर देंगे। ये डिसाइड करेंगे कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। राज्यों में भी मनी बिल आता है, सीक्रेट सिटिंग हाउस की यही अलाउ कर सकते हैं, राइट। यही डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी,
10th शेड्यूल वाला जो आपने पढ़ा था लोकसभा में स्पीकर साहब करते हैं, राइट? अब मुझे बताओ कुछ अलग मिला? जहां जहां वहां प्रेजेंटर था, यहाँ स्टेट कर सॉरी। भाई कहने का फायदा क्या है? अरे भाई 2 बच्चे होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा ना एग्जीक्यूटिव के ऊपर या सरकार के ऊपर, चेक रखने के लिए होता है यार वो, बस। अमेंडमेंट के साल हाँ जी याद करने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो काउंसिल है, हाँ जी ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, जो चेयरमैन होंगे काउंसिल को उनको भी हम इलेक्ट करते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। राज्यसभा में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे होते हैं, लेकिन चेयरमैन जो हमारे राज्यों में होते हैं, चेयरमैन ऑफ काउंसिल, इनको भी इलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना ठीक है। इनको भी हम लोग इलेक्ट करते हैं यहाँ पे, राइट? जैसे स्पीकर ऑफ असेंबली है, वैसे ही चेयरमैन ऑफ काउंसिल है, इनको भी हम लोग इलेक्ट करेंगे। इनको हमें यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वो केवल राज्यसभा में होता है, ठीक है। इनको भी हमको उन्हीं मेंबर में से जो लोग बन के आएंगे, उन्हीं में से हमको करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे सेम होगा। समन कौन करेगा? गवर्नर साहब करेंगे, लिख दे रहा हूँ वैसे वहाँ पे, बट इतना आप समझ सकते हो यार। अब समन कौन करेगा हाउसेस को यहाँ पे? गवर्नर साहब ही करेंगे। एडजॉर्न और एडजॉर्न साइन डाई कौन करेगा? जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, यानी कि अगर स्पीकर है तो स्पीकर साहब करेंगे। डिसोल्यूशन, राइट? जब हमारा नंबर नहीं है तो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? और काउंसिल डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमानेंट हाउस। जब मान लो ये डिसॉल्व हो जाए, जो बिल हमारे असेंबली में पेंडिंग थे वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल जो असेंबली से पास हो गया था लेकिन काउंसिल में पेंडिंग था, वो भी लैप्स कर जाएगा। इसके अलावा कोई और बिल लैप्स नहीं करेगा। सेम है लल्ला जी, सेम गवर्नर साहब करेंगे। अंकित जी, कौन सा टीचर वोट करेगा? भाई आपके जो सरकारी टीचर होते हैं वो लोग करते हैं। नहीं, लॉटरी बेसिस नहीं होगा अक्षय जी। लॉटरी क्यों होगा? सर जब किसी को गवर्नर सर नॉमिनेट करते हैं, यार नॉमिनेट तुमको खुद पता होना चाहिए कि भाई की सरकार ही रिकमेंड करती है, ठीक है। उस बंदे से पूछ के नॉमिनेट करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। हाँ ये याद रखो, स्टेट में डेडलॉक का कोई सीन नहीं है। डेडलॉक अगर हो रहा है तो भैया जी घर जाओ, मतलब कि पास नहीं होगा अगर डेडलॉक हुआ तो। यूपी बोर्ड वाले होंगे, सीबीएसई बोर्ड, अरे सरकारी क्या हो सकता है, यूपी बोर्ड होगा अगर यूपी है तो। हम्म आप मेरे सपने में आए थे, अरे पढ़ लो यार, तुम्हारा तो अलग ही चलता रहता है। जब किसी को गवर्नर सर नॉमिनेट करते हो गया, काउंसिल में भी बिल, हाँ जी सेम ईशा जी सेम। अरे आप ये चीज समझो दोस्त, राइट? नहीं जॉइंटिंग नहीं होती यहाँ पे, यही तो बात है, आपको दोनों हाउस को ही पास करना पड़ेगा, राइट? दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। देखो ध्यान क्या रखो, जो असेंबली क्या है ना, एक सेकंड वेट, मैं रफ ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा है फिर। सेम ही है लेकिन ठीक है मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो जरा। इमरजेंसी हमको पढ़ेंगे, इमरजेंसी आज खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का जो आपको डाउट है, रफ कहाँ है भाई? रफ 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 रफ, चलो ये रहा। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि सेम भी हैं, कहीं ना कहीं आपको सेम भी लगेंगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो मनी बिल है हमारा, ध्यान से देखना, राज्यों में भी आएगा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड केवल कहां पे हो सकता है? असेंबली में, बस केवल असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ, ये मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पे दोनों हाउस है, जहां नहीं है वहां तो कोई पंगा ही नहीं भाई। जहां पे सिर्फ एक हाउस है वहां तो कोई पंगा ही नहीं है। असेंबली से पास कराओ, जाएगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि वो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, वापस करेगा, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखेगा, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो मनी बिल हमारा इंट्रोड्यूस हो सकता है केवल और केवल असेंबली में। असेंबली से पास होकर मनी बिल जाएगा काउंसिल के पास। अब काउंसिल के पास मैक्सिमम होते हैं 14 डेज, मैक्सिमम 14 डेज होगा काउंसिल के पास, उसने टाइम में उसको पास करना होगा। सजेस्ट कर सकते हैं, चेंजेस सजेस्टिव इन नेचर होते हैं, लेकिन अगर हमारा असेंबली ना माने, राइट, असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कैन एक्सेप्ट चेंजेस को या रिजेक्ट, कोई पंगा नहीं होगा, हम बिल को पास मानेंगे। सेम प्रोसेस जो आपने पढ़ा था सेंट्रल लेवल पे, बिल हमारा हो गया पास, ठीक। यानी कि गवर्नर साहब अप्रूव कर दें तो बिल हमारा हो गया पास, ये है। तो फाइनल अथॉरिटी यहाँ पे कौन होगा कि कोई बिल मनी बिल है नहीं? स्पीकर ऑफ असेंबली, सेम एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ असेंबली ही डिसाइड करेंगे कि बिल इज मनी बिल और नॉट, राइट। तो काउंसिल डिस्कस कर सकता है, राइट, ये सब काउंसिल आपका सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन अगर पास ना करे, अगर पास काउंसिल से नहीं हो रहा है, तब भी हम इसको पास मानेंगे। ये है सिंपल सी पावर यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जरा यहाँ पे समझना, दूसरा दूसरा क्या है? बजट कहाँ आएगा? असेंबली में। जैसे सेंटर में कहा आता था? लोकसभा में। तो बजट भी यहाँ पे क्या है? बजट भी केवल और केवल हमारा कौन कर सकता है, कहाँ पे आ सकता है? असेंबली में। जो हमारी काउंसिल है वो सिर्फ डिस्कस कर सकती है बजट के ऊपर, लेकिन राइट कोई भी चीज उसमें, कोई भी चीज है, कोई भी होगी असेंबली में होगी, सेम पावर एज लोकसभा, राइट। बस यहाँ पे क्या है, एक चीज अलग आपको मिलेगी, वो है ऑर्डिनरी बिल में, राइट। ऑर्डिनरी बिल में हमारी एक चीज बालक यहाँ पे अलग होती है। उसके पहले एक क्वेश्चन है मेरा निशा जी से। निशा अनम्यूट करो।
निशा जी प्लीज अनम्यूट करिए। ये अलग है और ये बढ़िया समझना। निशा अनम्यूट करो। हद है यार। राहुल अनम्यूट करो। राहुल सर प्लीज अनम्यूट सर। राहुल। सर कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग, मैं सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। ओके, मैं चाहता हूँ कि जरा यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करें। ऑर्डिनरी बिल जो हमारे होते हैं, दोनों बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट में कैसे ऑर्डिनरी बिल आता है, एक तरफ लिख लेते हैं पार्लियामेंट, और एक तरफ लिख लेते हैं राज्यों में कैसे होता है। राज्य वाला मैं बताऊंगा, पार्लियामेंट वाला आप बताओ। चलो शुरू करो। सर पहली बात तो ये कोई सा भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक सेकंड, इधर हाउस में आ सकता है पार्लियामेंट में, राइट। यहाँ भी हाँ। स्टेट में क्या है, स्टेट वाला मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेट में भी इधर हाउस में आ सकता है। अगर वहां पे दोनों हाउस है तो एक ही हाउस है तो उसी में आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सर कि इसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से करते हैं सर। सॉरी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। पूरी मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। सर कंफ्यूज हूँ थोड़ा। अरे यार, चलो दोनों में ही बता दे रहा हूँ, सिंपल से पास करेंगे, ठीक है। हाँ, गवर्नर के simple से रिमूवल का बता दीजिए भैया, क्या हाउस में पास करने के। फ्लाइंग ऑफिसर साहिल खान, तुम्हारी रैंक निकलवा दूंगा मैं, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर मतलब गवर्नर, क्या बढ़ा नहीं है तुमने? कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला, उसके पास कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, जब मन होगा सरकार का प्रेसिडेंट के थ्रू निकल जाए, ठीक। चलो मैं समझाऊं, बहुत प्यारा समझाऊंगा, आ जाओ। अर्पित चौहान, आ जाओ सर, बोलो। हाँ भैया। सर उसको दोनों हाउस में ला सकते हैं, प्लस उसको कोई भी प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर दोनों ला सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और मिनिस्टर साहब दोनों ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही सेम है, प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं या मिनिस्टर, ठीक है, दोनों ला सकते हैं। वेरी गुड। और इसमें भी वही 3 रीडिंग होंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, मतलब स्टेजेस वही हमारे होंगे, सेम स्टेज जो यहाँ पे होते हैं वही वाले भाई यहाँ पे हैं, सेम आपके स्टेजेस जिससे बिल हमारा पास होता था वही यहाँ पे भी है। ओके नेक्स्ट। फिर इसमें पार्लियामेंट वही होगा, जैसे मान लो अगर क्या कहते हैं ज्वाइंट रीडिंग तो होगी नहीं, अगर अमेंडमेंट किया है तो वो भी माना जाएगा, नहीं किया है वो भी माना जाएगा, पार्लियामेंट उसी हिसाब से वो पास करेगा। ओके, देखो यहाँ पे डेडलॉक कैसे होता है। यहाँ पे डेडलॉक क्या था, समझो इस बात को। सॉरी, डेडलॉक यहाँ पे कब होगा, डेडलॉक यहाँ पे तब होगा जब हमारा एक हाउस से बिल पास हुआ, दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस अगर रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर पेंडिंग रखे, कितने महीने तक, 6 महीने तक, राइट। तो इन केसेस में हम मानते हैं डेडलॉक, और यहाँ पे फिर हम बुला लेंगे ज्वाइंट सिटिंग। कौन बुलाएगा, कौन बुलाता है, हाँ भाई प्रेसिडेंट साहब बुला लेंगे ज्वाइंट सिटिंग, करेक्ट। अब ज्वाइंट सिटिंग के बाद क्या होता है वो आपको पता है कि डिसाइड कौन करेगा, वहां पे आपको मेजॉरिटी चाहिए, वहां पे भी कोरम, वहां पे क्या होता है वो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे लेकिन ये कहानी नहीं है। यहाँ पे डेडलॉक कब होगा, डेडलॉक की भाई यहाँ भी सेम डेफिनेशन है। डेडलॉक कब होगा, जब मान लो एक हाउस से पास है, दूसरा हाउस मना कर दे। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, नो ज्वाइंट सेशन। लेकिन बिल पास कैसे होता है सर, असेंबली को ज्यादा पावर दे रखी गई है। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्वाइंट सिटिंग हमारे राज्यों में डेडलॉक को करने के लिए नहीं है। यहाँ पे असेंबली जो है उसके पास ज्यादा, अरे म्यूट कर लो, असेंबली के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू काउंसिल। यस, मनी बिल में तो है ही है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में भी है। कैसे, कैसे, इस चीज को जरा हम समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, मान लो हमारे काउंसिल ने, असेंबली ने पास किया बिल, असेंबली ने बिल हमारा पास किया, ठीक है, बिल गया काउंसिल के पास, बिल गया हमारे काउंसिल के पास। अब काउंसिल 3 महीने तक पास ही ना करे, 3 मंथ तक, ऐसे सिचुएशन में हमको डेडलॉक की वो होता है, डेडलॉक हो गया है, यानी कि काउंसिल हमारा 3 महीने से पास नहीं कर रहा है, ठीक। अब ऐसे केस में क्या होता है, हमारा असेंबली के पास बिल वापस आता है, और असेंबली हमारा दोबारा अगर इसको पास कर देती है, राइट, दोबारा अगर असेंबली इसको पास कर देती है, अब इस बार सेकंड टाइम केवल 1 महीने का टाइम होता है, राइट। यहाँ पे विद इन अ मंथ अगर काउंसिल पास कर देती है तो ठीक, अगर नहीं पास करती तो इस बिल को ऑटोमेटिकली हम लोग पास मानेंगे। फिर से देखो, जो लिखा है उसको नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। होता यह है भाई ऑर्डिनरी बिल में कि आपने बिल, पहली बात तो मान लो बिल हमारा स्टार्ट हो रहा है काउंसिल से, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, अगर बिल हमारा काउंसिल से स्टार्ट हुआ, काउंसिल से पास हुआ, असेंबली के पास गया, असेंबली ने अगर बिल को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिल खत्म, खत्म बिल। लेकिन अगर बिल हमारे असेंबली ने पास किया हो, पहले पास होने के बाद गया हो काउंसिल के पास, राइट, अब काउंसिल के पास क्या ऑप्शन था, काउंसिल कुछ सजेशन दे, राइट, जो कि मंजूर ना हो असेंबली को, या काउंसिल पेंडिंग रखे हो 3 महीने तक मैक्सिमम पहली बार में,
फर्स्ट इंस्टेंस में 3 महीने तक मैक्सिमम पेंडिंग रखा हो, इस केस में बिल वापस आ जाता है असेंबली के पास। बिल असेंबली के पास वापस आया तो विथ या विदाउट अमेंडमेंट असेंबली ने अगर दोबारा पास कर दिया, रीपैसेज अगर बिल का कर दिया है, इस बार काउंसिल के पास मैक्सिमम होता है 1 महीने का टाइम कि मैक्सिमम 1 महीने के अंदर मान सकते हैं उस बात को, पास कर सकते हैं, नहीं पास करना है तो 1 महीने के अंदर 1 महीने में उस बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। यानी रियल पावर किसके पास है? ऑर्डिनरी बिल में भी असेंबली के पास। असेंबली ने अगर पास कर दिया है तो काउंसिल के पास, अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछूं, टोटल टाइम कितने महीने का होता है, टोटल कितना डिले, टोटल कितने महीने डिले कर सकती है हमारी काउंसिल, उसका आंसर होगा 4 महीने। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। 3 महीने पहली बार, 1 महीने दूसरी बार। अगर ये पूछे फर्स्ट इंस्टेंस में कितना डिले कर सकती है, उसका आंसर होगा 3 महीने। टोटल पूछे उसका आंसर होगा 4 महीने। राइट, तो यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता किसी भी बिल में। हमारे जो असेंबली है उसके पास ज्यादा पावर है। फिर से देखो, सेंटर में क्या होता था, अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल है, एक हाउस पास करे, दूसरा हाउस ना पास करे, दूसरा हाउस 6 महीने से ज्यादा टाइम तक पेंडिंग रखा हुआ है, 6 मंथ तक, तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट साहब बुलाते थे ज्वाइंट सेशन। कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आता था ज्वाइंट सेशन। लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्यों में जो हमारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, अगर 2 हाउस है, अगर मान लिया ऑर्डिनरी बिल स्टार्ट हुआ काउंसिल से, राइट, काउंसिल से पास हुआ, लेकिन असेंबली ने मना ही कर दिया। अगर असेंबली ने मना कर दिया तो चलेगी किसकी? असेंबली की। मान लो असेंबली से बिल पास हुआ, काउंसिल के पास आया, काउंसिल कोई सजेशन दे रहा है जो असेंबली को मंजूर है, बहुत अच्छी बात है। काउंसिल बोल रहा है कि यार ये करो, राइट, नहीं पास नहीं करेंगे, मत करो पास। मैक्सिमम आप 3 महीने तक पेंडिंग रखोगे, दोबारा असेंबली के पास बिल जाएगा, असेंबली से रीपास होगा, इस बार आप मैक्सिमम 1 महीने तक पेंडिंग रख पाओगे। टोटल 4 महीने मैक्सिमम काउंसिल हमारी घुमा सकती है असेंबली को। 4 महीने के बाद उस बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। पहली बार में अगर मान जाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे दोबारा बार मान जाओ, नहीं मान रहे दोबारा बार भी, तो टोटल 4 महीने के बाद ऑटोमेटिकली उस बिल को हम पास मानेंगे। रियल पावर किसके पास है? असेंबली के पास। क्लियर? मस्त। तो दोनों को मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है बिकॉज दोनों आपको बढ़िया से क्लियर होगा, है ना? दोनों चीज रिजेक्ट कर दिया तो किसने? इसने, काउंसिल ने। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, पास मानेंगे। अगर असेंबली ने पास किया है तो पास है, ठीक है, असेंबली ने अगर पास किया है तो पास है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ही भेजूं इसको मैं? चलो इसको मैं शाम को भेजूंगा आपको, ठीक है? अभी मत बोलना, शाम को यहाँ पे नीचे इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसको भेज दूंगा। राइट, ये है भैया जी, हमारा खत्म होता है चैप्टर पूरा। हमारा काउंसिल क्या है, हमारी असेंबली क्या है, राइट, ये चीज़ें। और शाम को हम पढ़ेंगे इमरजेंसी, जिसमें आपकी आएंगी 3 तरह की इमरजेंसी। मस्त टॉपिक है, राइट। इमरजेंसी के बाद क्या पढ़ेंगे मैं बताता हूँ आपको। इमरजेंसी हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या बचा है आप देख लो। हाँ, इमरजेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, एक क्लास में हो जाएगा। एफआर पढ़ेंगे, एफआर की मान के चलो कम से कम 3 क्लास लगेंगी, ठीक है। फिर डीपीएसपी और एफडी हो गया, एक क्लास उसकी। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक आपका, फिर प्रेम्बल, यूनियन, राइट, स्पेशल स्टेटस कुछ राज्यों को हम देते हैं, वो चीजें हो गई। फिर एक क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक क्लास में नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, फिर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, और खत्म आपका पॉलिटी। तो मान के चलो 3 4 5 6 7 8 9 10 मान के चलो 5 दिन, इसी हफ्ते मतलब खत्म हो जाएगा। बिफोर योर सीपीएफ आपका खत्म हो जाएगा पॉलिटी। क्लियर है अच्छे से? क्योंकि हम उतना आराम से पढ़ रहे हैं भाई इसलिए आपका लग रहा है, वरना तो खत्म तो पहले हो जाए। अच्छे से क्लियर है? अच्छा, हाँ जी, मैं भेज दूंगा इसको, नहीं गवर्नमेंट के पास पॉकेट नहीं है। काउंसिल का बात मानेगा नहीं तो काउंसिल होने का फायदा क्या है? सही बात। कोई बात नहीं, माइक ऑन नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। अच्छा, अभी तुमको रियलाइज हुआ बिना पीडीएफ, भैया पीडीएफ भी, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है भेज दूंगा। इसका भेज दूंगा पीडीएफ इमरजेंसी का। चलो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी तो हम पढ़ सकते हैं ना। चलो ठीक है, रुक जाओ पढ़ देते हैं इसको। देखो भाई, इमरजेंसी फाइनली देश में इमरजेंसी लगाएंगे हम लोग, क्या हालात बन रहे हैं, राइट। इमरजेंसी हमारी होती है 3 तरह की सर जी, जहां पे एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी, और एक हमारी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। टोटल 3 तरह की होती है इमरजेंसी, जिसका मेंशन हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में, पार्ट 18, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में मेंशन है इमरजेंसी। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान। इसमें से पता है दिक्कत क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत मेहनत से ये पूरा पेपर पता क्या पूछता है? पेपर पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमरजेंसी। ऑप्शन पता क्या था उसमें? ऑप्शन था नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी क्वेश्चन वो आता है फिर भाई क्लाइमेट इमरजेंसी भी नहीं होता है। डिस्क्रिप्शनरी पावर नहीं सचिन जी, राज्य से रिकमेंडेशन आएगा, ठीक है। देखो, हाँ जी, बेसिक्स स्ट्रांग है तो अच्छा है डेफिनेटली। स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट बता दो। अरे एक ऑर्डर में ही पढ़ो भैया, है ना भैया, सीपीएफ एग्जाम देना चाहिए देखो तुम लोग कैसे चेंज होता है, पहले होता है सर कौन सी बुक पढ़ें, फिर होता है सर करंट अफेयर ये सेम होगा क्या सर सीपीएफ के लिए, फिर होता है पेपर 2 के लिए कैसे करें, फिर होता है पेपर एक हफ्ते पहले सर सीपीएफ देना चाहिए क्या स्टेज देख रहे हो आपने? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, जाओ ठीक है, जो आपने पढ़ा है आपको दिख जाएगा पेपर 1 में आपने क्या किया है। साइंस, करंट अफेयर, पॉलिटी, राइट, हिस्ट्री भी जो आपने पढ़ा है सब कर लोगे आप, ओके, जाना चाहिए। ज्योग्राफी की बात होगी। चलो, नहीं टीचर के लिए ऐसा कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता भाई वो तो ऑलरेडी टीचर है तभी तो कर पाएंगे ना। देखो, तो हमारी इमरजेंसी भाई साहब मेंशन हमको मिलेगा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 से लेके 360, राइट। यहीं पे हम बात करते हैं इमरजेंसी की, पार्ट 18, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 18 में हमको इनका मेंशन मिलता है। 3 तरह की हमारी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक्चुअली इमरजेंसी में होता क्या है, देश में जो अभी हमारे देश में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि पावर बटी हुई, राइट। डिवीजन ऑफ पावर है, राज्यों के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है,
डिवीजन ऑफ पावर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है काफी हद तक यूनिटरी स्ट्रक्चर में, यानी कि रियल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है अगर इमरजेंसी हमारी कहीं पे लगी है तो। अलग अलग इमरजेंसी में अलग अलग हमारे प्रोविजंस होंगे अलग, उनको अभी मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए पार्ट 18 में ये है आर्टिकल, इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। अभी क्या है आपको दिख रहा है कि राज्यों के पास भी पावर है, लेकिन इमरजेंसी का मतलब ही क्या है भाई कि यार वो नॉर्मल हालात नहीं है, राइट, नॉर्मल हालात नहीं है, यानी कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ऐसे हालात में हमारा रियल पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देते हैं, ठीक है, कंट्रोल वगैरह। आगे ये देखो, अभी अभी आपको उतना बेटर समझ में नहीं आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना फेडरल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, यूनिटरी हमारे क्या क्या होते हैं। जैसे एक गवर्नर का अपॉइंट करना एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है। कोई समझाएगा मुझे कैसे? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये फीचर है यूनिटरी सरकार का। व्हाई? एनीवन? कैसे समझाओ ना, आई क्या लिख रहे हो बे? समझाओ मैं नहीं समझाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमको स्टेट से मतलब नहीं है। क्या गवर्नर का अपॉइंट करने के लिए हम राज्य से कुछ पूछते हैं क्या? नहीं ना, नहीं पूछते ना, डायरेक्टली अपॉइंट कर देते हैं। तो किसके पास पावर है? जहां पे सेंटर के पास पावर होती है उसको हम कहते हैं यूनिटरी फीचर, जहां पावर बटी होती है उसको हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। यही तो है भाई, यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है दोस्त, ठीक है। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। तीन तरह की हमारी इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी मेंशन होगी आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंशियल रूल मेंशन होगा आर्टिकल 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन है आर्टिकल 360 में, राइट। ये तीन तरह के हमारे हैं, तीन तरह के हमारे इमरजेंसी होती हैं जो अलग अलग जगह पे क्या है भाई साहब मेंशन है, राइट। पहला हम पढ़ेंगे अबाउट नेशनल इमरजेंसी, ध्यान से देखना। पहला है हमारा नेशनल इमरजेंसी, बस इसको पढ़ लेते हैं फिर जाता है। नेशनल इमरजेंसी क्या है? ये मेंशन होगी आर्टिकल 352 में कि देश में इमरजेंसी कब लगेगी। एक मजे की बात यह है कि देश में इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है, फुल नेशन में, और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लग सकती है, यानी कि किसी एक राज्य में, किसी एक एरिया में भी हमारी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। इस बात को ध्यान रखो। तीन हमारे ग्राउंड होते हैं जिन ग्राउंड्स पे लग सकती है। कब कब लग सकती है? वॉर अगर चल रहा है तब आप लगा सकते हो। एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर बाहरी कोई हमको एग्रेशन दिख रहा है किसी देश से, पड़ोसी देश से, तब लग सकता है। तीसरी कंडीशन पहले हुआ करती थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन जिसका मिसयूज हुआ था 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इसको फिर उसके बाद हटा दिया गया। इसकी जगह पे 44th अमेंडमेंट से हम लेके आए थे। 44th अमेंडमेंट हमारा आया था जिससे हमने राइट टू प्रॉपर्टी भी हटाया था 1978। इससे हमने क्या किया? इससे हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर लिया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, राइट, कि हमारे तीन ग्राउंड्स कौन कौन से हैं नेशनल इमरजेंसी लगने के? एक है वॉर, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा हमारा है आर्म्ड रेबेलियन। पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से हमने इसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया 1978। तो ये ग्राउंड्स हैं जिसपे लग सकता है। अब लगता कैसे है ये अपने को यहाँ समझना है, और जब लग गया अप्रूवल कैसे होगा, ड्यूरेशन कैसे होगा, और अगर हमको हटाना है तब क्या होगा, राइट। आसान सा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस 10 मिनट दो, 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेयर हमारे दादाजी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अभी आप आगे देखोगे उसके बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल भी हमको लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट की अप्रूवल भी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस डिक्लेयर कर दिया खत्म हो गया, नहीं भैया। एक महीने के अंदर, नीचे ऐसे लिखा हुआ आएगा विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से इस चीज को क्या करना पड़ेगा? पास कराना पड़ता है, राइट। वो पास कैसे होता है? स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। अगर वो पास ना हो तो इमरजेंसी खत्म हो जाए, राइट। यहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। अब बाकी अप्रूवल क्या होता है अभी हम नीचे देखेंगे। तो ग्राउंड्स हमारे ये रहे जिसमें एक्सटर्नल इमरजेंसी हम बोलते हैं वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को, और इंटरनल इमरजेंसी हम बोलते हैं आर्म्ड रेबेलियन को। 44th अमेंडमेंट से हमने क्या किया था आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये कहानी मैंने आपको पहले बताई है कि कैबिनेट वर्ड पहली बार हमने कब मेंशन किया था? जब 1975 में केवल पीएम के कहने पे इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये बोला गया कि कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन चाहिए हमको, तभी इमरजेंसी लगेगी, केवल पीएम के बोलने पे नहीं लगेगी। ये चीज भी 44th अमेंडमेंट ने काम किया था। ये सब कब हुआ था? करेक्शन हुआ था बेसिकली आफ्टर हमारा 19 जो भी हमारा उस टाइम पे सीन था उसके बाद, ठीक है। तो ये है हमारे ग्राउंड्स किस पे लग सकता है। लगाया कौन? लगाएंगे हमारे दादाजी, लेकिन लगाने के एक महीने के अंदर आपको दोनों हाउस से पास करना होगा। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हाउस ही सेशन में ना हो तो क्या होगा, अभी नीचे देखते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 38th अमेंडमेंट ने काम किया था कि नेशनल इमरजेंसी इम्यून होगी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि नेशनल इमरजेंसी आपने क्यों लगाया है। 38th अमेंडमेंट ने ये काम को किया था। उस टाइम सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट ने इस चीज को भी डिलीट कर दिया था। यानी आज के अगर मुझसे पूछोगे क्या नेशनल इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू है? यस सर है। कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। मिनर्वा मिल्स का केस जो हमारा 1980 का था उसमें भी ये चीज बोली गई थी कि कोर्ट में आप मैलाफाइड है चीज, उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। किस ग्राउंड पे लगा दिया पता नहीं यार। तो ये सब चीजें तब आई हैं जब एक बार गलती हो चुकी है। 1975 में गलती हुई, उसके बाद हमने 78 और 80 में जाके इस पे चेंजेस किए, राइट। ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में आपके और ऑप्शन गलत दे रखे थे भाई साहब ने। 38 अमेंडमेंट वहां पे मेंशन ही नहीं था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसने नेशनल इमरजेंसी को इम्यून किया था, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर नहीं आ सकता, तो वो था हमारा आंसर 38 अमेंडमेंट, राइट। किस अमेंडमेंट ने डिलीट किया था उसको? 44th अमेंडमेंट ने हमारे उसको हटाया था 1978।
क्या मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का कि कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है नहीं कर सकती, आज के दिन कर सकती है। तो ये आपने पहले देखे किस ग्राउंड पे लग सकता है, कौन लगा सकता है, राइट। लास्ट में जब मैं आपको शाम को ये खत्म करूंगा, तीनों की मैं एक ऐसे चार्ट बना दूंगा, एक तरफ नेशनल इमरजेंसी, एक तरफ स्टेट, एक तरफ फाइनेंशियल, तीनों को मैं वहां पे आपके लिख दूंगा। ठीक है, आगे अप्रूवल के लिए क्या है, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, राइट। अगर मान लो अप्रूवल के बाद इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 महीने और उसके बाद इनडेफिनिट, क्वेश्चन नंबर 1, कितना है मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर नेशनल इमरजेंसी, इनडेफिनिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितनी भी दिन तक आप इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। लेकिन 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 हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से इस चीज को हमको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। एवरी 6 मंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, पास कराना होगा, इस बात को ध्यान रखो। ये आपका डाउट जो आपने पूछा अभी कि सर अगर लोकसभा ही सेशन में ना हो तो उस टाइम पे, अगर हाउस सेशन में ना हो तो उस केस में क्या होगा सर जी। उस केस में अगर हमारा ये 6 मंथ के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जब दोबारा हमारा लोकसभा आएगी, जैसे ही लोकसभा की पहली सीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर हमको इसको पास कराना होगा। और मीनवाइल राज्यसभा तो कंटिन्यूअस बॉडी है, राज्यसभा से आप पास करा चुके होंगे तब तक लोकसभा जैसे ही बनेगा उसके 30 दिन के अंदर आप इसको वहां से पास कराएं। ठीक, पॉइंट ये है विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट हमारी नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती है। अगर आपको 6 महीने के ऊपर बढ़ाना है, राइट, तो आपको हर 6 महीने इसको अप्रूव करना पड़ेगा। करते रहो, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप कितने दिन तक मैक्सिमम लगा सकते हो। आप 10 साल तक लगा लो, लेकिन हर 6 महीने आप इसको अप्रूव करो। ठीक, ये कैसे पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। सिंपल से नहीं, स्पेशल से हमारे पास होगा। अगर हटाना है, हटाने के लिए एक बार फिर से इसको समराइज कर दो, उसका बताता हूँ। देखो सॉरी, हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 352 किन ग्राउंड्स पे लग सकता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। पहले होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हमने डिलीट किया 44th अमेंडमेंट से और उसको हमने चेंज किया। 44th अमेंडमेंट ने एक काम और क्या किया था, पहले हमारा 38th अमेंडमेंट ने एक बात बोली थी कि जुडिशियल रिव्यू हमारी इम्यून है, यानी कि उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने उस चीज को हटा दिया कि आप क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट उस पर। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखेंगे, राइट। उसके बाद हमारा आता है कि यार ये कैसे अप्रूव होता है। अप्रूव के लिए विद इन अ मंथ लगा देंगे, अगर दादाजी चाहें हमारे तो दादाजी आज के दिन लगा देंगे, राइट। लेकिन लगाने के 1 महीने के अंदर आपको इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा और आप इसको इनडेफिनिट पीरियड तक बढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड कि हर 6 महीने। ये चीज भी 44th अमेंडमेंट नहीं बोली थी। हर 6 महीने में आप क्या करो, अप्रूव करते रहो हाउस से। अब अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो आप केवल राज्यसभा से पास करा लो, जैसे लोकसभा सेशन में आएगा 30 दिन के अंदर आपको इसको पहली सीटिंग में पास करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको ये पास करना है कौन सी मेजोरिटी से होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। ये हो गया लगाने का। हटाने के लिए कोई हमको नहीं चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा पार्लियामेंट से। या फिर अगर हमारे दादाजी चाहें तो भैया जी खुद ही कर सकते हैं। हटाने के लिए दो ऑप्शन है, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो खुद से बस रिवोक कर देंगे, खत्म। अगर प्रेसिडेंट ने खुद से रिवोक कर दिया तो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की नीड नहीं है। बट मान लो पार्लियामेंट ने ही बोला कि नहीं सुनो हटा देते हैं, पार्लियामेंट ही अगर इसको हटा रहा है तो सिंपल मेजोरिटी से हटा देगा। यानी हटाने को दादाजी अकेले भी हटा सकते हैं, अगर हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन अगर लोकसभा हमारा पास कर रहा है रेजोल्यूशन तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से, केवल और केवल लोकसभा की जरूरत है, यहाँ पे राज्यसभा की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल लोकसभा से ही सिंपल मेजोरिटी से पास करके हटा देंगे। बट अगेन जरूरत ही नहीं है यहाँ पे पार्लियामेंट की, केवल प्रेसिडेंट साहब आएंगे, बोलेंगे और हट जाएगा, दैट्स इट। सॉरी, इसके लिए 1/10 लोग, देखो इतना रामायण करने की नीड ही नहीं है। अगर केवल प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से हट जाए तो ये हटेगा कैसे, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर देंगे और हट जाता है। लेकिन अगर मान लो पार्लियामेंट का मन है कि हम हटाएंगे, उस केस में केवल लोकसभा में होगा। आप स्पीकर को नोटिस दोगे, 14 डेज के अंदर आपका सेशन होगा जहां पे सिंपल मेजोरिटी से आप पास करके इसको हटा दोगे। केवल होगा लोकसभा में, कहीं और नहीं होगा, दैट्स इट। इफेक्ट वगैरह क्या होगा, आप इतना पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते तो मैं शाम को ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। खासकर ये चीज, ठीक है, ये एफआर की चीज है, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको शाम को यहाँ से भाई। अभी आप शक्ति नहीं बची भाई। हालत खराब है, आवाज नहीं निकल रही। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रूल हम पढ़ेंगे शाम को, ये पूरा पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस टू इमरजेंसी व्हेन ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। तो कोई बात नहीं गौरव जी, कोई दूसरा आएगा ना, उससे क्या मतलब है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम किस स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सुभाष जी, राइट। मोस्टली देश में ही लगा है इमरजेंसी हमारा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। स्टेट इमरजेंसी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी आप पढ़ सकते हैं।